हाय। इट इज़ सो नाइस जब हमारे पास पेशेंट कमेंट सेक्शन में भी बताते हैं कि आपकी वजह से आपकी वीडियोस को देख के हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली और हम अपने ट्रीटमेंट में बहुत इन्फॉर्म्ड फील करके डिसीजन ले पाए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो आज एक ऐसा ही टॉपिक हमने चूज किया है क्योंकि ये आई बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है उन कपल्स के लिए जो आईवीएफ के ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। आज बात करेंगे व्हाट क्वेश्चंस शुड यू आस्क बिफोर स्टार्टिंग एन आईवीएफ साइकिल। सबसे पहला और फॉरमोस्ट सवाल, आईवीएफ आखिर किया क्यों जा रहा है, वो क्या कारण है जिसकी वजह से आईवीएफ के ट्रीटमेंट पे हम जा रहे हैं। देखिए, अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड है या फिर मेल में सीमन काउंट मोटिलिटी बहुत कम है तो ऑब्वियस इंडिकेशन हो जाता है कि आईवीएफ में हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। बट अगर बाकी चीज़ों की बात करते हैं, अगर आपके मल्टीपल आईयूआई फेलियर हैं, एक ट्यूब ब्लॉक है पर एग ऑपोजिट साइड पे बनता है हर बार, आप सिंपल ट्रीटमेंट्स के साथ पीसीओएस में एग बनाने की दवाइयाँ ले रहे हैं पर एग बन नहीं रहा है या एग बन चुका है और 6 से ज़्यादा साइकिल्स बनने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, एग बनाने के लिए बहुत सारे इंजेक्शंस का यूज़ हो रहा है। एंडोमेट्रोसिस का अगर केस है, उसमें आपने सिंपल मेथड्स ट्राई कर लिए हैं, एग रिजर्व अगर कम है, एज ज़्यादा है, अगर फॉर सम रीज़न आपकी कोई जेनेटिक दिक्कत रही है जिसे हमें आईवीएफ में पीजीटीए जेनेटिक टेस्टिंग की या पीजीटीएम की ज़रूरत है, तो इन सब सिनेरियोज की वजह से एक कपल को जो रहता है आईवीएफ बताया जाता है। आपका वो क्या कारण है जिसके लिए आप आईवीएफ के लिए जा रहे हैं। बहुत बार क्या होता है, कपल्स कहते हैं कि हमें बताया ही नहीं कि आईवीएफ क्यों हो रहा है। तो देखिए, वो लोग जो यंग हैं, जिनको ट्राई करते हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इनमें से कोई ऐसा कारण नहीं है और सिर्फ मामूली एग बनाने की दिक्कत है तो वो टैबलेट से समाधान की जा सकती है। अगर एक साइड की ट्यूब ब्लॉक है तो भी सिंपल ट्रीटमेंट ट्राई किया जा सकता है। अंडा बनाने की क्षमता कम है पर अभी ट्राई करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हो तो भी सिंपल ट्रीटमेंट्स ट्राई किए जा सकते हैं। तो आपको अपनी ऑप्शन एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम पता होनी चाहिए और साथ ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिंपल ट्रीटमेंट पिछले 1-2 साल से लिए जा रहे हैं और इसमें आप समय नष्ट कर रहे हैं, वेयर एज यू आर एन आइडियल कैंडिडेट फॉर आईवीएफ। तो इम्पॉर्टेंट है कि बहुत लंबे समय तक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिंपल ट्रीटमेंट्स पे अटके हुए और आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है वो टाइम के साथ कम हो जाए और आप आईवीएफ पे ना जाए। एंड कॉन्ट्ररी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिंपल ट्रीटमेंट से भी प्रेग्नेंट हो सकते थे पर एडिक्वेट चांस नहीं दिया और आपको आईवीएफ बताया गया। देन सेकेंड चीज होती है प्री आईवीएफ। आपको वो क्या तैयारियां करने की जरूरत है अगर आप आईवीएफ के लिए आप डिसाइड कर चुके हैं। देखिए, तैयारियां हर लेवल पे होती है। पहली होती है मेंटल प्रिपरेशन की यस वी हैव टू गो फॉर आईवीएफ फॉर व्हाटएवर रीजन इट माइट बी। सेकंड, फिजिकल प्रिपरेशन। फिजिकल प्रिपरेशन के अंदर एक अच्छी डाइट इंश्योर करती है कि आपके एग की और स्पर्म की क्वालिटी अच्छी हो। तो हस्बैंड वाइफ दोनों को ही अपनी डाइट में अच्छे एंटीऑक्सीडेंट, सुबह शाम अलग तरह के फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और साथ ही एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इंक्लूड करना चाहिए, बीट एनी फॉर्म। अगर आपका वजन प्लस साइड पे है तो उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज जितना हमारा वेट आइडियल बीएमआई के हिसाब से होता है उतने अंडे बेटर बनते हैं, डोज कम लगता है, प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे रहते हैं। देन रिगार्डिंग टेस्ट, तो बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी हम एग्जामिनेशन तो करते ही हैं पर कुछ ब्लड टेस्ट भी कराते हैं। बेसिक चीज़ें जैसे ब्लड ग्रुप क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, खून की कमी तो नहीं है, थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, शुगर के लेवल ज़्यादा तो नहीं है, आपके लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन तो ठीक है या नहीं है, आपका अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन जिसके अंदर पता रहे पहले से कोई पथरी की शिकायत तो नहीं है, पित्त की थैली की, गॉल ब्लैडर स्टोन जिसे कहते हैं, और साथ ही पेल्विक अल्ट्रासाउंड कि यूट्रस की हेल्थ ठीक है, ओवरीज का एग रिजर्व ठीक है, और साथ ही पैप्समेयर। पैप्समेयर होता है एक सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग का टेस्ट जो किया जाता है इंटरनल चेकअप के साथ साथ टू रूल आउट कि सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है। और हस्बैंड और वाइफ दोनों को कराने चाहिए इन्फेक्शन के टेस्ट, एचआईवी, एचपीएस, एचसीवी, वीडीआरएल। सो ये सारा जो टेस्ट का पैकेज है किया जाता है, ये बताता है कि आप अदरवाइज मेडिकली फिट है या नहीं है प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए। और एग रिट्रीवल का जो प्रोसीजर बेहोशी में किया जा रहा है उसकी एनेस्थीसिया के लिए भी फिटनेस इन्हीं रिपोर्ट्स के हिसाब से और एग्जामिनेशन से हमें पता चलती है। आपका एएमएच, आई एम प्रिज्यूमिंग, एंटी मुलेरियन हार्मोन जो अंडा बनाने की क्षमता का टेस्ट है वो पहले ही हो चुका होगा और उसी के बाद आके हम स्टेप पे पहुंचते हैं। बट वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अल्ट्रासाउंड जिसमें एग रिजर्व, एंट्रल फॉलिकल देखा जाए, वो इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि हम आगे का स्टेप डिसाइड कर सकें। सो ये प्रिपरेशन आपको अपनी प्री आईवीएफ साइकिल में करने की जरूरत है। पर साथ ही कुछ दवाइयाँ होती है जिनका ऐसा देखा गया है कि अगर हम आईवीएफ कराने से पहले ही लेना शुरू कर लें तो एग की क्वालिटी बूस्ट होती है।
एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसमें, इंसुलिन सेंसिटाइजर्स हैं जो स्पेशली पीसीओएस के पेशेंट्स को लेनी चाहिए, डीएचई है, माइल्ड मेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन जेल, उन लोगों को लेना चाहिए जिनमें अंडा बनाने की क्षमता कम है। सो ये कुछ कुछ छोटे छोटे बदलाव हम पहली ही साइकिल में करें तो हमारे रिजल्ट्स जो हैं एग क्वालिटी के बेटर हो सकते हैं। सिमिलरली मेल्स अगर एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं, मोटिलिटी कम है, इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन का इलाज लेते हैं, तो हमारा स्पर्म काउंट और पैरामीटर्स जो हैं वो बेटर हो सकते हैं जब आईवीएफ के लिए यूज किया जाए। देन आपको डॉक्टर से पूछना चाहिए आईवीएफ का आखिर प्रोसीजर होता कैसे। देखो, हमने अपनी वीडियोस में बहुत बार समझाया, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि आप कहीं पे भी अगर आईवीएफ करा रहे हैं तो आप प्रोसीजर को समझें, कितनी विजिट्स रहेंगी, कब कब आना रहेगा, ब्लड टेस्ट कब होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, हमें इंजेक्शंस जो हम घर पे ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, हमारा टेंटेटिवली अगर पीरियड इस दिन आता है तो कब जाके एग रिट्रीवल फॉल कर सकता है, इसके बाद कब एम्ब्रियोज वापस रखे जाएंगे, एग रिट्रीवल और एम्ब्रियो ट्रांसफर के बीच में हमें आना होगा या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको पहले से पता रहेगा तो आप अपने काम को मैनेज कर सकते हो, अपॉइंटमेंट्स को मैनेज कर सकते हो, हिसाब किताब बिठा सकते हो कि इंजेक्शंस आप कहाँ रखेंगे, कहाँ स्टोर करके कैसे लगा पाएंगे। ये सब चीज़ें प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ताकि एक लेवल ऑफ एंजाइटी हमारी कम हो जाए अनएक्सपेक्टेड कोर्स के बारे में। सो प्रोसीजर को समझना इंपॉर्टेंट है। साथ ही कुछ लोग हमारे पास आईवीएफ फेलियर के साथ आते हैं। इनफैक्ट बहुत बार जब एम्ब्रियोज अच्छे नहीं बनते हैं तो वो हमसे चाहते हैं कि हम रीलुक करें, तो हम उनके रिकॉर्ड्स देखते हैं और अगर कुछ मॉडिफिकेशन हमें प्रोटोकॉल में समझ आती है जिससे हम बेटर एग बना सकते हैं तो हम उन्हें वो समझाते हैं कि आपका प्रोटोकॉल पिछली बार से प्रोसीजर किस तरीके से अलग रहेगा, क्या अलग इंजेक्शन, क्या अलग दवाइयाँ, क्या अलग विजिट, क्या ब्लड टेस्ट, किस तरीके से हम क्या क्या फॉलो करेंगे। तो उनको भी एक तरीके से प्रोटोकॉल स्पेसिफिक काउंसलिंग की भी जरूरत होती है। विजिट्स की हमने जैसे बात की, देखिए आपका फ्रेश ट्रांसफर है, फ्रोजन ट्रांसफर है, उस हिसाब से आपकी विजिट्स अलग होंगी। आप अगर इंजेक्शंस क्लिनिक पे ही ले रहे हैं तो आपकी ऑलमोस्ट डेली विजिट होगी। सो ये सब चीज़ें पहली ही विजिट में समझ लेंगे डॉक्टर के साथ तो आपको ईजी रहेगा अपनी आईवीएफ साइकिल प्लान करने में। बहुत लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं या वर्क कुछ ऑफिस में ऐसा होता है जिसपे नहीं बिल्कुल आ सकते, या फिर ऐसा होता है कि कुछ फेस्टिवल्स आ रहे होते हैं जिन पे दे हैव टू गो बैक टू देयर होम टाउन। सो प्लान योर आईवीएफ साइकिल अकॉर्डिंगली, कंसिडरिंग कि क्या क्या चीजें आपको देखनी रहेंगी। देन फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज हर कोई जानना चाहता है कि सक्सेस रेट क्या रहेगा। अब एक आईवीएफ सेंटर की एड देख के कि उनका गारंटीड पैकेज है या किसी का 80% सक्सेस रेट है, नहीं आईवीएफ सेंटर को चूज करना चाहिए। आप डॉक्टर से पूछेंगे कि आपके आईवीएफ सक्सेस रेट क्या है, वो अपने पिछले महीने के, पिछले साल के सक्सेस रेट आपको बताएंगे। पर आपको क्या जानना है, आपको जानना है आपके एज ग्रुप में, आपके एग रिजर्व के साथ और आपके कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, वो चाहे जो भी है, इसके साथ उस सेंटर पे प्रेगनेंसी के चांसेस कैसे हैं आईवीएफ में। क्योंकि आप देखो, एज ज्यादा है तो अंडा बनाने की क्षमता कम होगी, अगर अच्छी भी है तो भी क्वालिटी जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, सक्सेस रेट कम हो जाएंगे। अगर हमारा एएमएच कम है, एग रिजर्व कम है, या हमारा स्पर्म काउंट, मोटिलिटी बहुत कम है, तो एम्ब्रियो क्वालिटी इफेक्ट होती है, अगेन द सक्सेस रेट गोज डाउन। अगर ट्यूबल फैक्टर है, यंग है, तो उसमें सक्सेस रेट बहुत अच्छे होते हैं, एएमएच अच्छा है। तो आस्क फॉर योर चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, नॉट के सेंटर का क्या, ठीक है। और बहुत सारे इसमें फैक्टर्स ऐसे होंगे, स्पेशली जब हमारे पास फेलियर वाले पेशेंट आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ये सारे पैरामीटर्स हमें अच्छे प्रोग्नोसिस लग रहे होते हैं, पर उनकी क्योंकि फेलियर की हिस्ट्री है तो ऐसा नहीं है कि हम सबको कमिट करेंगे जी आप तो पक्का पक्का प्रेग्नेंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए ट्रीटमेंट में। और हम आगे बात करेंगे, कुछ अनसर्टेनिटीज जरूर होती हैं इसमें, जो जैसे जैसे साइकिल होती है वैसे वैसे ही अनफोल्ड होती है, पता चलती है। तो फर्स्ट कंसल्टेशन में मे बी आपकी बैकग्राउंड के हिसाब से डॉक्टर आपको आइडिया दे सकते हैं आपके क्या सक्सेस रेट रहेंगे, बट फॉर वन पर्सन द सक्सेस रेट मे बी डिफरेंट एज कम्पेयर टू अदर। ये नहीं कि पड़ोसी ने आईवीएफ यहाँ कराया था, उनके अंडे अच्छे निकले थे तो हमारे भी अच्छे निकलेंगे, ऐसा नहीं होता है। Then cost, फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ आईवीएफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर कोई जो है ये नहीं सोच के चलता कि जो चीज सबको बहुत आराम से हो रही है, यानी 6 में से 5 कपल तो ऐसे ही प्रेग्नेंट हो रहे हैं, तो इसलिए इसके लिए कोई बहुत ज्यादा फाइनेंसेस डिवोट करके नहीं चल रहा होता अपनी लाइफ में। तो आईवीएफ का जो इलाज है, वी बिलीव थोड़ा सा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती हैं, मोस्टली नहीं करती हैं, तो सबसे पहले तो अपनी इंश्योरेंस में पता कीजिए कि आईवीएफ इज कवर्ड और नॉट। देन अगर इनफर्टिलिटी रिलेटेड कुछ भी एलोकेशन हो सकता है तो आप आईवीएफ की ट्रीटमेंट में उसको रिम्बर्स करा सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं।
कॉस्ट ऑफ द आईवीएफ साइकिल देखो हर सेंटर पे अलग होता है। देखो मैं अपने सेंटर का आपको बता सकती हूँ, और मोस्टली खर्चा जो है वो 1.5-2 लाख के बीच में रहता है। अब इसमें वेरिएशन हर जगह पे क्या आ सकती है कि आप किस तरीके के सेंटर पे जा रहे हैं, वहाँ पे जो सामान यूज हो रहा है, वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स है, वहाँ पे जो डॉक्टर्स है, वहाँ पे जो इंजेक्शन है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, सब किस स्टैंडर्ड का है, उस हिसाब से आपका जो आईवीएफ साइकिल का कॉस्ट है वो अलग हो सकता है। ऑफ कोर्स जो अच्छे सेंटर्स होते हैं, जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, उनके अंदर मोस्टली आपको जो आईवीएफ साइकिल थोड़ा सा महंगा हो सकता है लगे, बट एट द सेम टाइम ये प्रोसीजर ये नहीं सोचेगा जहाँ सस्ता हो रहा है वहाँ करा ले, बिकॉज सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे में एक प्लानिंग के लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि मोटा मोटा कॉस्ट क्या रहेगा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये पता होना चाहिए कि क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है फर्स्ट कंसल्टेशन में डिस्कशन नहीं हुआ, एंड इन द एंड आपको बताया जाता है कि देखो आपकी तो फ्रीजिंग नहीं इंक्लूडेड, आपका ब्लास्टोसिस ट्रांसफर नहीं इंक्लूडेड, एक्सेट्रा चीजें जो अलग अलग सेंटर का अलग अलग होता है। हम कोशिश करते हैं कि पहली विजिट में प्रिंटेड आपको दे दे कि क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है। अगर मैं 1.5-2 लाख की बात करती हूँ तो हमारे सेंटर पे इस पे इंजेक्शन, कंसल्टेशन, अल्ट्रासाउंड, आपके एग रिट्रीवल, एम्ब्रियो ट्रांसफर एंड कुछ हद तक फ्रीजिंग इंक्लूड हो जाती है। बट अगर बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग हो रही है या एडिड कोई भी प्रोसीजर हो रहा है तो उसका कॉस्ट एक्स्ट्रा रहता है। तो ये आप पहले से ही बात कर ले, क्या मेडिकेशन है जो नहीं दी जाएंगी सेंटर की तरफ से, क्या है जो बाहर से लेनी रहेगी, क्या इस पैकेज में इंक्लूडेड है, बहुत ज़रूरी है। अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो ट्रस्ट बिल्डिंग है पहली ही विजिट में हो जाए, ताकि आप डिसाइड कर पाए आपको किस जगह पे आईवीएफ एक्चुअली कराना है। देन फ्रेश ट्रांसफर है, फ्रोजन ट्रांसफर है, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? अगेन टाइमलाइन मैनेज करनी चाहिए। जिन लोगों के हमें पता है कि एग रिजर्व अच्छा है, अंडा बनाने की क्षमता अच्छी है, बहुत सारे अंडे निकलेंगे, उनमें हम पहले से बता देते हैं कि आपका इस महीने में एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं होगा। और ऐसे में क्या होता है कि जब सारा हार्मोन का इफेक्ट चला जाता है, आईवीएफ साइकिल के पीरियड्स आ जाते हैं, उसके बाद अगर ओवरीज का साइज नॉर्मलाइज हो जाए तो सब्सिक्वेंट मंथ में हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं, उसे फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। सो ये एक्सपेक्टेशन रहेगी, तो आपको पता होगा कि आईवीएफ अभी शुरू हुआ तो इस महीने हमें प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता चलेगा। इस महीने के बाद जो सब्सिक्वेंट साइकिल होगी उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाएगा, और उसी में हमें प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में पता चलेगा। अब कभी कभी सिनेरियो ऐसा होता है कि ओवरीज का साइज नॉर्मलाइज नहीं होता, या एंडोमेट्रियोसिस है, अडीनोमायोसिस है, उसमें हमें सप्रेशन की जरूरत होती है, फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड की हो सकता है सर्जरी की जरूरत हो, तो आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर 2-3 महीने के लिए डेफर हो जाता है। सो ये चीज अगर आपको शुरू से आइडिया रहेगा, आप उस हिसाब से अगेन अपना वर्क बैलेंस कर सकते हैं। हमारे पास पेशेंट दूर दूर से आते हैं, तो अपनी छुट्टियां उस हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं कि कुछ दिन अभी रुकना रहेगा और बाद में एम्ब्रियो ट्रांसफर के टाइम पे आना रहेगा। तो ये आप अगर शुरू में डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं, वेरी गुड, आप अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे। अनसर्टेनिटीज इन आईवीएफ, देखो आईवीएफ के हर स्टेज पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो प्रोबेबली डॉक्टर आपको फर्स्ट विजिट में नहीं बता सकते, पर आपको मोटा मोटा आइडिया होगा, तो आप भी इतने एंशियस नहीं रहेंगे। अगर हम शुरुआत से बात करते हैं, देखो बेसलाइन जो भी आपके पास है, कभी कभार पेशेंट आते हैं पीरियड के सेकंड डे उन्हें सिस्ट होती है बड़ी सी, पिछली साइकिल का सिस्ट है, रह गया, नहीं रिजॉल्व हुआ, कोशिश हमारी रहती है कि लास्ट के कुछ दिनों में दवाई दे दें, ताकि जिस मंथ आईवीएफ कराना है उसमें हमें सिस्ट ना मिले, पहली वाली साइकिल से ही प्रोग्रामिंग शुरू कर दें। बट उसके बावजूद मान लीजिए सिस्ट है, तो बहुत अच्छी साइकिल नहीं है आईवीएफ कराने के लिए। अगर पीरियड के दूसरे दिन पे ब्लड टेस्ट कराए गए और वो नॉर्मल आए, जिसके अंदर मान लीजिए हमें लग रहा है कि इस महीने रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा, then that is not a very good cycle. So उस केस में क्या होता है, जब ये उस दिन बताया जाता है तो पेशेंट को लगता है हमने तो सब प्लानिंग इस हिसाब से करी थी। सो अगर आप किसी पर्टिकुलर मंथ के लिए बहुत ज्यादा कीन है, तो उससे पहले वाली साइकिल में ही प्लानिंग शुरू कर दे, ताकि डे 2 के सरप्राइजेस हमें ना मिले। कभी कभार बिकॉज ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस, इंजेक्शन का स्टोरेज, एडमिनिस्ट्रेशन, हम जैसा रिस्पॉन्स सोच रहे होते हैं वैसा नहीं आता है। इंजेक्शन हमने 4-5 दिन के लगाए, अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड पे हमें उतने फॉलिकल्स नहीं दिख रहे हैं जितने दिखने चाहिए। नाउ टू प्रोसीड और नॉट टू प्रोसीड अगेन डॉक्टर आपसे डिस्कस करेंगे। हमें लगता है जिनका लो एग रिजर्व है ऐसा ही रिस्पॉन्स आना है, हमेशा कुछ भी कर लो, बेस्ट इंजेक्शन लगाएं, इट इज गुड टू प्रोसीड विद द साइकिल। बट अगर इंजेक्शन का इंप्रूवमेंट का स्कोप है, या फिर फॉर नो रीजन बेस्ट इंजेक्शन लगाने पे भी ऐसा आ रहा है, हार्मोन कम रह रहे हैं, पर आपकी बनाने की अंडा अच्छी क्षमता है, तो ऐसे में मे बी कैंसलिंग इज अ गुड ऑप्शन। सो अगेन ये डिस्कशन तब हो सकता है जब ये साइकिल आगे एडवांस हो जाए, ये कोई भी आपको फर्स्ट कंसल्टेशन में नहीं बता पाएगा। इंजेक्शन अच्छे से लगे बट आपको हार्मोन अच्छा नहीं आ रहा, ब्लड टेस्ट कराया, सो दैट शोज दैट प्रोबेबली सम
देयर इज सम इशू विद द एग क्वालिटी एंड हो सकता है हमें रिट्रीवल में उतने एग ना मिले, आपको हो सकता है पूलिंग की जरूरत हो, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन अगेन हार्मोन के टेस्ट पे पता चलेगी। एग रिट्रीवल किया, उसके अंदर फॉलिकल्स जो है वो एम्प्टी थे। एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम इज अ नोन फिनोमेना। आप अपना फॉर्म 6 देखेंगे जो आईवीएफ शुरू करने से पहले भरवाया जाता है, उसमें भी बहुत क्लियरली मेंशन है। देखो, अगर आईवीएफ हो रहा है तो ऐसी गारंटी नहीं है कि पक्का पक्का एग निकलेगा। मोस्ट केसेस में 999 में मैं मानती हूँ कि उस एग रिट्रीवल हो जाता है, पर 1 in 1000 ऐसा हो सकता है कि डिस्पाइट द बेस्ट इंजेक्शन आपने सेंटर में भी लिए, अच्छे से भी लगवाए, दो तरह के ट्रिगर लगवाए, उसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि एग ना निकले। हमारा एक पॉडकास्ट है इसी पे रिगार्डिंग क्या क्या व्हाट कैन गो रॉन्ग इन एन आईवीएफ साइकिल, उसको जरूर देखिए सो दैट यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें हो सकती है जिसपे आपको डॉक्टर उसी दिन बता पाएंगे कि दिस इज गोइंग राइट एंड दिस इज गोइंग रॉन्ग। सो ये जो एंजाइटी बिल्डअप होती है सरप्राइजेस से, आई थिंक उसको लो रख सकते हैं अगर हम एक आईवीएफ साइकिल को अच्छे से समझ पाए। देन इसके बाद एग रिट्रीवल हुआ, एग्स का नंबर अच्छा निकला बट मेचोरिटी अच्छी नहीं है। मेचोरिटी अच्छी है तो एम्ब्रियोज डे 3 तक अच्छे बने, डे 5 तक अच्छे नहीं बने, ग्रेडिंग 19 हो गई। सीमेन सैंपल ऑन द डे ऑफ आईवीएफ बहुत अच्छा नहीं है। देन एम्ब्रियोज जो हमारे फ्रीज हो गए, उसके बाद जब उन्हें ट्रांसफर की बारी आई तो एंडोमेट्रियल थिकनेस अच्छी नहीं प्रिपेयर हो रही है। और देन वी बिलीव कि ये जो आपकी एंजाइटी है शुड नॉट क्रिएट अ प्रेशर ऑन द डॉक्टर टू फास्टन अप द प्रोसीजर। जब आइडियल कंडीशन हो, जब एम्ब्रियो अच्छे हो, जब लाइनिंग अच्छी हो, तब ट्रांसफर करें। अगर ऐसा नहीं है तो एक डायलॉग हो, एक डिस्कशन हो आपसे कि क्यों क्या किया जा रहा है। बहुत बार लोग सेकंड ओपिनियन के लिए कॉल करते हैं कि हमारी लाइनिंग इतनी है, आप बता दीजिए हमें ईटी कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। आई बिलीव आई एम नॉट द राइट पर्सन। मैं उनको भी बोलती हूँ मुझसे ओपिनियन मत लो इस बारे में, क्योंकि आप जहां दिखा रहे हो वो डॉक्टर आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि क्या डिसाइड किया जा रहा है, क्यों हम इस साइकिल ट्रांसफर करेंगे या नहीं करेंगे, तो व्हाट कुड बी द रीजन। देन एम्ब्रियोज जब थॉ किए गए उसके बाद उसकी ग्रोथ देखी जाती है। कुछ एम्ब्रियोज जो है लैग करेंगे, दे मे नॉट ग्रो वेल इन टाइम, बट देन ये सारी चीजें जो है एंटिसिपेटेड होती है आईवीएफ साइकिल में। और इसमें बहुत बार जो है ना लैब की दिक्कत होती है ना एम्ब्रियोलॉजिस्ट की, इट इज जस्ट एन इनेट रिस्पॉन्स और इसको ऑब्जर्व किया जाना चाहिए। बट जो भी हो रहा है वो आपको ट्रूली ट्रांसपेरेंटली बताना एक डॉक्टर का काम है, एंड वी फॉलो दिस प्रोटोकॉल कि टाइम टू टाइम जो जैसा हो रहा है वो हम डिस्कस करें। वी टेक टाइम इन आर कंसल्टेशंस कि आपको सब चीजों के बारे में काउंसिल कर पाए। देन व्हाट आर द रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन। इतने लोगों को तो यही डर होता है कि आईवीएफ कराएंगे तो हमें कैंसर ना हो जाए, हमें ऐसा ना हो कि ओवेरियन रिजर्व हमारा खत्म हो जाए, ओवरी का साइज छोटा हो जाए, आगे चल के हमारे बच्चे पे कोई असर पड़ जाए। तो ये एक टाइम है जब आप ये सारी चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। आईवीएफ कोई रिस्की प्रोसीजर नहीं है। अगेन, रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन तो गॉल ब्लैडर की सर्जरी में भी होता है, बेहोशी से लेके ऑपरेशन तक। तो उतना रिस्क हर प्रोसीजर में है और वो लेके चलना चाहिए। बट ओवरऑल इतने मिलियन बच्चे वर्ल्ड वाइड पैदा हो चुके हैं आईवीएफ से। आईवीएफ एक कॉम्प्लिकेशन भरा प्रोसीजर अपने आप में नहीं है। और आईवीएफ के बाद जब प्रेगनेंसी आती है तो उसका कैसा रहता है, कैसे आपको इसके साथ बहुत सारे मिथ्स जुड़े हुए होते हैं, पूरा टाइम बेड रेस्ट पे रहना है, पूरा टाइम दवाइयाँ चलेंगी, ये सारी चीजें आपको आई थिंक उसी दिन अपने डॉक्टर से पूछ लेनी चाहिए। एक बहुत फैंसी टर्म है OHSS करके, ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम। पहले के टाइम में थोड़ा ज्यादा कॉमन होता था जब इतने अच्छे इंजेक्शन अवेलेबल नहीं थे कि ओवरीज बहुत सूज जाती हैं, पेट में पानी भर जाता है, पेशेंट बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, ब्लोटिंग होती है। आज की डेट में भी होता है ब्लोटिंग, बट उतना सीवियर नहीं होता और वो इजीली मैनेज हो जाता है एक बार जब पीरियड्स आते हैं। आईवीएफ के इंजेक्शन का असर तभी रिवर्स हो जाता है। देन लास्ट, कोई एडिशनल प्रोसीजर की जरूरत तो नहीं है। एडिशनल प्रोसीजर से देखो क्या मतलब है हमारा, हमने रेगुलर स्टेप्स ऑफ आईवीएफ फॉलो करे, बट मान लीजिए आपकी लाइनिंग अच्छी नहीं बन रही है, तो ऐसे में लाइनिंग का टेस्ट होना, इन्फेक्शन स्क्रीनिंग होना, हिस्ट्रोस्कोपी की जरूरत होना, पीआरपी एडमिनिस्ट्रेशन होना, या फिर आपके जब एम्ब्रियोस तैयार हो गए, आपके एज रिलेटेड, आपके पिछली हिस्ट्री के रिलेटेड हो सकता है जेनेटिक टेस्टिंग की जरूरत ना हो। तो ये सारी जो बातें हैं ये आपको आई बिलीव अपने डॉक्टर से डिस्कस करनी चाहिए ताकि आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। सो आई बिलीव आपकी इस वीडियो से बहुत सारे डाउट्स, क्वेरीज आंसर हुए होंगे आईवीएफ के लिए जाने से पहले। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी आईवीएफ जर्नी में अपने आप को अगर इन्फॉर्म्ड रखेंगे तो आप अपनी एंजाइटी को कम रखेंगे और अपने रिजल्ट्स को बेटर कर पाएंगे। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए हमें विजिट करना चाहते हैं, तो अपनी जो भी साइकिल आप प्लान करते हो उससे पहले वाली साइकिल में हमें कंसल्टेशन ले या आके दिखाएं, सो दैट हम चीज़ों को अच्छे से प्लान कर पाए एंड स्कोप ऑफ अनसर्टेनिटी बहुत कम हो जाए। We would be happy to help you in your journey of infertility. You can call us on the number available.